सीबीएसई बोर्ड के पिछले वर्षों के क्वेश्चंस और उसके सबसे शानदार वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे आज हम इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एडिफिकेशन कोटा। वी आर द फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या देखने वाले हैं पहले हम आज के सेशन में? आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस of all the questions asked in CBSE board exams from 2016 to 2020 with the latest trends and deleted syllabus। जो deleted syllabus है वो भी हम आपको बताने वाले हैं और आपको क्या मिलेगा, लेटेस्ट सिलेबस की एनालिसिस मिलेगी, डिलीटेड सिलेबस मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे विद फुल डिटेल एनालिसिस जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताई हैं और मेजर पोर्शन जहां से सीबीएसई हर बार सवाल पूछता है वो भी हमने काफी अच्छे से इसमें बताया है। और देखिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम देखते हैं हम ईयर वाइज की कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहा है। 2020 में 5 सवाल पूछे गए 18 मार्क्स के। कौन से टॉपिक से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइपोल और गॉस लॉ से। 19 में 4 सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड इक्वेटोरियल लाइन ऑन डाइपोल। बहुत बार डाइपोल पूछा गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे आप वीडियो देखते चले जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा। 18 में 4 सवाल पूछे गए 15 मार्क्स के वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस पे। 17 में 4 सवाल 15 मार्क इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क और गॉस लॉ पे बेस्ड। और 16 में भी 4 सवाल पूछे गए 15 मार्क के इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड लाइंस एंड द एक्सिस ऑफ डाइपोल पे बेस्ड। तो काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है इस चैप्टर का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर बोर्ड्स आर कंसर्न। और देखिए ये बेसिकली सीबीएसई का सिलेबस है। जो टॉपिक इस साल डिलीटेड हो गया है, जो नहीं आने वाला, वो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट। मतलब स्फेरिकल चार्ज शेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी पूरी कहानी डिलीट हो गई है। बाकी पूरा पोर्शन इन्होंने एज इट इज रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स वाली कहानी, डाइपोल कवर किया है, गॉस लॉ कवर किया है, रॉड के बारे में बात करी है, रिंग के बारे में बात करी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, ये सब टॉपिक में अभी भी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। किस तरह से बोर्ड में आपको लिखना है, किस तरह से आप उसे एनालाइज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए व्यास एडिफिकेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक चार्जेस पे बेस्ड और कूलम्स लॉ पे बेस्ड। देखिए पहला सवाल, सीरीज से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले 2016 से शुरू करेंगे और 2020 तक आएंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया, व्हाट डज द charge given to a metallic sphere depends on whether it is hollow or it is solid। अच्छा, सबसे पहली बात कि चार्ज के बारे में अगर कोई बात करे तो चार्ज है क्या? चार्ज बेसिकली होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई मेटेलिक स्फीयर है, जैसे मान लो ये मेटेलिक स्फीयर है ना, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये हॉलो है कि सॉलिड है? क्या एक चार्ज देने से ये मुझे पता लग पाएगा कि हॉलो है कि सॉलिड है? उसका रीजन है, अगर ये हॉलो है और ये सॉलिड है, हॉलो मतलब होता है खोखला, अंदर से खाली, जैसे टेनिस की बॉल होती है, उसे बीच में से काटेंगे तो अंदर कुछ नहीं लगेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन सॉलिड जो होता है वो होता है अंदर से भरा हुआ। मतलब उसको अगर आप काटेंगे, जैसे स्माइली वाली बॉल जो हम कार्स वगैरह में रखते हैं, स्माइली वाली बॉल, उससे अगर आप काटेंगे तो अंदर भी भरा हुआ रहता है, दैट इज सॉलिड। तो अगर इसको चार्ज क्यू दिया जाएगा तो ये चार्ज क्यू जो है वो हमेशा कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? सरफेस पे। अगर मान लो कोई हॉलो कंडक्टर है तो हॉलो कंडक्टर को अगर क्यू चार्ज दिया जाए तो वो हमेशा कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? चार्ज सरफेस पे रहता है। जबकि सॉलिड में कहां रहता है? अंदर भरा हुआ रहता है, भरा हुआ चार्ज रहता है अंदर। ठीक है क्या?
तो क्या चार्ज मेटेलिक स्फीयर को जो दिया जाता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये हॉलो है कि सॉलिड? हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है। और रीजन मैंने आपको बताया कि अगर हॉलो को चार्ज देंगे तो वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? उसके सरफेस पर ही रहेगा, जबकि सॉलिड में हमेशा अंदर भी भरा रहेगा। हॉलो में अंदर चार्ज नहीं होता है, वो खाली होता है। ठीक है क्या? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो सीबीएसई ने दिया, जिस पर क्या लिखने पर मार्क्स मिलेंगे। स्टेप वाइज जो मार्किंग होती है सीबीएसई की, अगर आपने हां लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और देखते हैं सवाल। देखिए, चार्ज से रिलेटेड ही सवाल पूछा गया। यह है मेथड ऑफ चार्जिंग पे सवाल कि कितने प्रकार से हम मेथड, चार्जिंग का क्या तरीका है। तो इंडक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इंडक्शन के जरिए भी, मतलब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाकर उस अनचार्ज बॉडी को भी हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सवाल जो पूछा वो ये कि दो मेटेलिक स्फीयर ए और बी है, जिनको इंसुलेटेड स्टैंड्स पर रखा गया और एक पॉजिटिवली रॉड पी को उनके पास लाया गया। अब अगर कोई न्यूट्रल कंडक्टर है तो न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या? उसमें चार्ज जीरो, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई प्रोटॉन नहीं, ऐसा नहीं होता। चार्ज, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है और वो बराबर मात्रा में है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नेट चार्ज जो है वो क्या है? शून्य के बराबर है। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाए तो वो क्या करेगी? ऑब्वियसली अपने नेचर की तरह काम करेगी और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। बहुत अच्छे। अगर यहां पर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा? यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब जब इसे हटा लेंगे और इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर लेंगे तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और बी जो है वो क्या रह जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। हाँ क्या ना? तो ए विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड बी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। What will be the nature of charges on the spheres A and B? A और B पर क्या नेचर रहेगा? तो ये नेचर अपोजिट रहेगा P के। देखो कैसे, जो भी P पर चार्ज होगा उसका विपरीत अपोजिट चार्ज होगा A पर और सिमिलर चार्ज होगा B पर। यह भी लिखना इंपॉर्टेंट था, इसके B मार्क्स थे। अभी हम देखेंगे स्टेप वाइज मार्किंग पे। और करके दूसरा सवाल पूछा गया, और करके सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो या तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वाला आप अटेम्प्ट करते तो कैसे करते? देखिए, एक मेटल स्फीयर है जिसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा और इसको ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया, और बोला कि इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज को लाए गए। तो सेम तरीके से इंडक्शन होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो इंडक्शन होगा तो यहां कौन इकट्ठा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, इधर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज यहां पे इकट्ठा है, ये क्या कर देगा? ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंड करने का मतलब ये होता है वो पूरा चार्ज खींच लेता है। तो ये चार्ज कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। और ये स्फीयर कैसा बन जाएगा? फाइनली हटाने के बाद ये स्फीयर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसी चीज के 1 नंबर दिया जाएगा आपको। देखिए अच्छे से आप इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसका आंसर देखते हैं कि सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम किस तरह से सेट की थी इस सवाल के लिए। देखिए, स्फीयर ए विल बी नेगेटिवली चार्ज, ये बात लिखने का आपको आधा मार्क्स मिलता। स्फीयर बी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ये बात लिखने का आपको मिलता आधा मार्क। अल्टरनेटिवली अगर आप ऐसे लिखते कि बी विल बी सिमिलर चार्ज टू द रॉड एंड ए विल बी अपोजिटली चार्ज, इसका भी आपको आधा आधा मार्क्स मिलता। अगर आप ऐसे लिख देते तो भी आपको मार्क्स मिल जाता। वहीं अगर दूसरे वाले में है तो दूसरे वाले में क्या है? स्फीयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, और रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग है? ये इंडक्शन है, तो इंडक्शन की वजह से वो चार्ज हो गया। अच्छे से आप इसे नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखते हैं सवाल जो कि पूछे गए कूलम्स लॉ पे बेस बोर्ड के पिछले वर्षों में। देखिए, कूलम्स लॉ पे सवाल देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं ब्रॉडली कि कूलम्स लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, कूलम लॉ होता क्या है कि दो चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2।
दोनों रखे हुए हैं r दूरी पर। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं। तो जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच उसका मैग्नीट्यूड होता है k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के बराबर। मतलब जो फोर्स लगता है दोनों चार्जेस एक चार्ज पर, मतलब किसी भी चार्ज पर, जैसे इस पर लगेगा तो इसकी वजह से और इस पर लगेगा इसकी वजह से, हाँ क्या ना। और सिमिलर रिपेल करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। जैसे दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर किधर लगेगा, इधर, और इस पर किधर लगेगा, इधर। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, विपरीत दिशा में अगर सिमिलर चार्ज है, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेम दिशा में। बहुत अच्छे। अच्छा ये k क्या होता है, ये बेसिकली कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम जनरली k लिख देते हैं, जहां पर एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत अच्छे। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। बात समझ में आई क्या। तो इससे बेसिकली ब्रॉडली बिल्कुल छोटे शब्दों में कहें कि कूलम्स लॉ क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का वो डिफाइन करता है क्या, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के बराबर। दिस इज व्हाट कूलम्स लॉ इज ब्रीफली। ठीक है क्या। अब इसके सवालों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या सवाल आया कि 3 पॉइंट चार्जेस छोटा q, -4q एंड 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड L दे रखी है। आपको इस वाले q पर ये दोनों कितने फोर्सेस लगाएंगे उसका एक्सप्रेशन देना है निकालकर। तो सबसे पहले तो फोर्स बना लेते हैं कि किस प्रकार से फोर्स लगेंगे, फिर बात करते हैं। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर ये वाला फोर्स किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज किधर लगाएगा, विपरीत दिशा में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि सिमिलर चार्जेस है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इधर की दिशा में, इसको F1 बोल देता हूं मैं। अच्छा ये -4q, ये वाला किधर लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स लगाएगा इधर, इसको बोलते हैं F2। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, ये एंगल भी 60, तो अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, अल्टरनेटिव ट्रायंगल, और ये 60 है तो ये तो सेम ही ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ना ये वाला एंगल और ये तो सेम ही लाइन है ना। ठीक है क्या। अब मेरी पूरी कहानी किस पे, F1 F2 निकालने पर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टोरियल एडिशन कर दूंगा F1 F2 का और मेरा काम बन जाएगा। बहुत अच्छा F1 F2 लिखते हैं। अगर मैंने डायरेक्शन बना लिया तो ये -4q लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्शन बना चुका हूं ना। नेगेटिव ओनली इंप्लाइज व्हाट, डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हो जाएगा k Q1 Q2 बाय L स्क्वायर, और F2 की वैल्यू बोलूं तो F2 हो जाएगा k Q 4q बाय L स्क्वायर। अगर मैं k Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर को F बोल दूं जस्ट मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2F के बराबर और ये हो जाएगा 4F के बराबर। अच्छा अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा किसका, F1 और F2 का। तो F1 F2 का जो वेक्टर एडिशन है वो क्या होगा, F1 प्लस F2। अच्छा वेक्टर एडिशन क्या होता है, a प्लस बी, वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू एक्सिस। तो वो अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अच्छा बीच का एंगल कितना है, ये 60 ये 60, मतलब 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो वो -1/2 निकल के आएगा, तो नेट फोर्स जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ, ये कितना बन जाएगा 4F स्क्वायर प्लस, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कितना बनेगा 16F स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू कितनी -1/2, तो माइनस पहले लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 4 4 जा 16/2 मतलब 8F स्क्वायर। तो ये बचा 8 और 4 कितना बच गया 12, तो 12 अगर बच गया है तो बाहर कितना आ जाएगा 2,
2f इंटू √3, दिस इज द आंसर, है ना। अब f की वैल्यू पुट कर दो, तो जो नेट फोर्स है दैट कम्स आउट टू बी k 2k, अच्छा से लिखूं तो 2√3 है ना, 2√3 kq² बाय l², और रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है क्या। सो दिस इज द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज q। अच्छे से नोट करो किस तरह से निकालना होता है, वेक्टर बनाने होते हैं बेसिकली डायरेक्शन के साथ, और रिजल्टेंट निकाल देते हैं हम, और हमारा सॉल्व हो जाता है। एक बार अच्छे से आप इसे समझ लें, फिर मैं बताता हूं कि आपको सीबीएसई में से कैसे लिखना था, किस तरह से मार्किंग स्कीम सेट की गई थी, क्या लिखने के मार्क्स मिल रहे थे, वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छे से लिखना था। सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज, इस पर 4Q की वजह से ये इस तरह से, एंड देन इस तरह से। इन्होंने K का वैल्यू रख रखा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो इस चीज को करने का आधा नंबर था, इसको करने का आधा नंबर था, फिर इसको लिखने का आधा था, और फाइनल आंसर निकालने का आधा मार्क्स था। इस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम सेट की गई थी, ठीक है क्या। नोट कीजिए अच्छे से इसे, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी कुछ कुछ इसी तरीके का, देखिए क्या क्वेश्चन है। 4 point charges capital Q small capital Q are placed at a corner of a square of side A। A साइड थी, उसका स्क्वायर था, और उसके कॉर्नर्स पर कौन रखे हुए थे, चार्जेस रखे हुए थे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है कैपिटल क्यू पर, किसी भी कैपिटल क्यू पर बता दो। सेम सवाल उसी तरीके से करेंगे, पहले ट्रायंगल था, इस बार स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर के लिए मेरे को करना है तो इस वाले पर मैं निकाल लेता हूं। देखो इस वाले पर अगर ये वाला फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, है ना। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और बीच की दूरी भी सेम है ए। तो इसको मैं एफ फोर्स बोल देता हूं सेम, या फिर F1 बोल दो, जो आपका मन हो। ये Q, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर बनेगी, ये बनेगा F'। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इस F1 की डायरेक्शन में ही आएगा। तो जो आप नेट फोर्स लिखेंगे वो बेसिकली आप लिखेंगे 2F प्लस F1, 2F नहीं। क्या ये F और F जोड़ के 2F बन जाएंगे, नहीं, बीच का एंगल 90 है, वेक्टोरियल जोड़ोगे तो कितना आएगा, √2F आएगा। तो ये कितना बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी √2F प्लस F1। क्या ये वेक्टर एडिशन है, नहीं, सिंपल है, क्योंकि डायरेक्शन हमने कॉमन कर दी। अब मुझे F और F1 लिखना है, मेरा पूरा खेल उसी पर है। अच्छा, F लिखता हूं मैं पहले, है ना। देखो F लिखते हैं, F लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां से लिखते हैं, दोनों चार्जेस है, बड़ा Q और छोटा Q, और बीच की दूरी है A, तो लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A²। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये लिखना है तो F1, तो बीच की दूरी तो यार ये नहीं हो गई क्या, ये तो डायगोनल है, डायगोनल मतलब √2A, तो F1 जो होगा वो हो जाएगा K Q² बाय A²। नहीं, A की जगह क्या लिखूंगा, बीच की डिस्टेंस लिखते हैं, तो बीच की डिस्टेंस मतलब क्या, √2A का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या, बिल्कुल। अच्छा, अब इनको लिख देते हैं, तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा √2 टाइम्स ऑफ F, दैट इज KQ बाय A² प्लस F1, और F1 कितना होगा, F1 बेसिकली होगा KQ² बाय 2A²। जो कॉमन है उनको कॉमन ले लेते हैं, KQ बाय A², और ये बराबर आ गया √2 इंटू छोटा Q प्लस बड़ा Q बाय 2K। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द चार्ज कैपिटल Q। अच्छे से एक बार इसे नोट करिए, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि दिया सीबीएसई ने। देखिए विद मार्किंग स्कीम जो सॉल्यूशन दिया गया, देखो सबसे पहले उन्होंने बताया कि रिजल्टिंग फोर्स निकालने के 2 मार्क्स थे, इस तरह से Q चार्ज थे, और फोर्स निकालना था पॉइंट C पर, मैंने इस पे निकाला है, उन्होंने इस पर निकाल के बता रखा है, एक ही बात है।
ये दोनों फोर्सेस सिमिलर थे तो उनका मैग्नीट्यूड भी सिमिलर आया। देखो के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, डायरेक्शन हमने लिख ली थी, और इसका के क्यू बाय 2a स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। ये लिखने का आधा मार्क्स था और ये डायग्राम का आधा मार्क्स था, इसके नीचे के स्टेप का। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया, F23 लिखा गया और उसको ऐड कर दिया गया, दिस इज द फोर्स, और इसका भी आधा आधा मार्क्स था। ठीक है क्या? तो इस तरह ऊपर प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपको जमाना होगा, तब आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। आप नोट कर सकते हैं इन्हें अच्छे से। देखिए एक और सवाल देखते हैं। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, दो बिल्कुल एक जैसे पॉइंट चार्ज, स्मॉल क्यू आर कैप्ड 2 मीटर अपार्ट इन एयर, हवा में 2 मीटर की दूरी पर छोटा क्यू चार्ज के दो पार्टिकल रखे हुए हैं। बहुत अच्छे। तीसरा पॉइंट चार्ज जो है दैट इज द कैपिटल क्यू, जिसका कि अननोन मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता और साइन भी नहीं पता। साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, द नेचर। लाइन ज्वाइनिंग पर रखे हुए हैं ये पता है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में ये पता है। बहुत अच्छी बात। अच्छा अगर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन ये होती है कि उसका नेट फोर्स 0 हो, और अगर घूम रहा है तो नेट टॉर्क 0। यहां पर घूमने जैसी कोई बात नहीं है, तो ट्रांसलेशन के लिए मैं क्या मानूंगा कि इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब यह है कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब नेट फोर्स 0 होगा तो ये कहानी बना के देखते हैं कि कैसे बनती है। इसे मैं रब करूंगा, लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कहानी कैसी बनती है कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज मतलब एक जैसे पॉइंट चार्जेस। यहां पे बनाता हूं मैं छोटा क्यू और एक और छोटा क्यू, और ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग। अब एक बड़ा क्यू रखना है, इस प्रकार से रखना है कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मैं कह रहा हूं कि 3 जगह रख सकता हूं, या तो यहां रखूंगा, या यहां रखूंगा, या वहां रखूंगा। अगर यहां रखता हूं सपोज, है ना, और ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर। क्या ये कभी 0 हो पाएगा? इस पर नेट फोर्स नहीं हो पाएगा। अगर मैं इधर रखता हूं पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर। क्या कभी 0 हो पाएगा? नहीं। क्या पता नेगेटिव से होता हो, देख लेते हैं। देखो अगर मैं नेगेटिव रखूंगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। क्या कभी 0 हो पाएगा? नहीं। यहां पे देखते हैं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, कभी 0 नहीं हो पाया। मतलब ये वाला और ये वाले रीजन में तो मैं नहीं रख सकता, वरना ये इक्विलिब्रियम पे तो नहीं होगा, क्योंकि ये रीजन पे रखने पर नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है। ओनली पॉसिबिलिटी यहां रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे। अच्छा एक और बात, यहां पर तो मैंने रख दिया, क्या यहां पे रखने पे आ रहा है ये देख लेते पहले। तो अगर यहां पे रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये इसको करेगा इधर और ये इसको करेगा इधर, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 0। अगर नेगेटिव रखा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तब भी 0 हो सकता है। तो फिर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई पॉजिटिव चार्ज रखने पे, मैं दिखाता हूं, पॉजिटिव चार्ज रखने पे ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा। जबकि नेगेटिव रखने पर, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव रखने पर ये वाला इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा, तब भी 0 हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों में ही है ना, उसमें रिपेल कर रहा है, इसमें अट्रैक्ट कर रहा है। कब कौन सा होगा? पॉजिटिव चुने, नेगेटिव चुने। देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0। अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो इस वाले पार्टिकल की अगर मैं चर्चा करूं ना, तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो फिर से ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये मूव करने लग जाएगा। जैसे ही फोर्स लगेगा मूव करने लग जाएगा ना, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेट करेगा। F = ma होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो ये प्लस वाला तो गड़बड़ है, मतलब नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेते ही देखो ये वाला क्या इक्विलिब्रियम है, देखो ये वाला फोर्स इसको करेगा अपोज और ये वाला करेगा अट्रैक्ट। हाँ ये वाला करेगा इसको अट्रैक्ट, ये वाला करेगा अपोज। तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज, और होना भी ये बीच में कहीं चाहिए। 2 बातें बता दी मैंने। लोकेशन में तो ये है कि यार बीच में होना चाहिए, कितना बीच में होना चाहिए वो अभी हम निकाल लेंगे, लेकिन होना बीच में चाहिए। और नेचर कैसा होना चाहिए? निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इधर होता कहीं भी होता, भाई हम निकाल लेते। ठीक है क्या? दोबारा बनाता हूं मैं इसे, आप जितना अगर इतना समझ में आया है तो वो नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसे दोबारा बनाता हूं। अब देखो कहानी क्या है, ये वाला क्यू
और ये वाला Q और कैपिटल Q जो रखना है अपने को वो कहाँ रखना है, बीच में कहीं रखना है। तो ये मैंने कैपिटल Q रखा यहां पर, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं। तो अगर इस डिस्टेंस को मैंने x बोला है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 थी। क्लियर है। ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये कहानी तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। अच्छा, इस पर नेट फोर्स की बात करूं तो ये वाला फोर्स जो लगाएगा वो लगाएगा k q बाय एक्स स्क्वायर, और ये वाला फोर्स लगाएगा k q बाय 2 - एक्स स्क्वायर। क्या ये फोर्स बराबर होंगे? हाँ, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। नेट फोर्स 0 मतलब दोनों के फोर्स बराबर होने चाहिए। अगर इसका अंडर रूट ले लूं और k q मार दूं तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/2x, 1/2 - x। ये 2 - x ऊपर चला गया, ये x यहां आ गया, तो ये बेसिकली हो गया 2x बराबर 2, x का वैल्यू हो गया 1 मीटर के बराबर। मतलब पोजीशन तो मेरे को पता लग गई और नेचर भी पता लग गया, बट इस बड़े वाले क्यूब का मैग्नीट्यूड अभी तक मेरे पास आया नहीं है। मैग्नीट्यूड कहां से आएगा? फोर्स को इक्वेट करेंगे इस वाले चार्ज पे, 1 2 3, तो ये कहां लगा? नेट फोर्स 0 ऑन 2 वाले फोर्स पे लगाया है। अब नेट फोर्स 0 करेंगे किस पर? 1 वाले चार्ज पर, ऑन 1। तो 1 वाले पर अगर नेट फोर्स 0 करूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, k q स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q इंटू कैपिटल Q और बीच की दूरी दैट इज x स्क्वायर। जो मर रहे हैं उनको मार देंगे, k और एक q मर जाएगा छोटा वाला, यहां पर कितना बचेगा? ध्यान से देखो, छोटा वाला q डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू बड़ा वाला q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो जो q है उसका वैल्यू आ गया q/4, और डायरेक्शन तो मैं पहले, मतलब नेचर तो मैं पहले ही बता सकता, नेगेटिवली चार्ज। तो q का वैल्यू -q/4 है और लोकेशन कितना है? 1 मीटर इस वाले से, दोनों से 1 मीटर बेसिकली, क्योंकि 2 ही है तो 2 - 1, तो 1 मीटर बीच में। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। इट इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ का बेस्ट एग्जाम्पल है कि उस चार्ज को मैं कहां रखूं कि उस पर नेट फोर्स 0 आ जाए या फिर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है क्या? अच्छे से एक बार इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सीबीएसई ने इसकी मार्किंग स्कीम डिसाइड की थी। देखिए, चलिए तो देखिए सबसे पहले किस तरह से सीबीएसई ने इसकी मार्किंग स्कीम डिसाइड करी थी। Q बीच की दूरी x और इसकी दूरी 2 - x, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि नेट फोर्स ईच एंड एवरी सिस्टम पर क्या है? 0 रहे। किस तरह से 0 रहे? इस तरह से, फॉर द टोटल फोर्स ऑन Q टू बी 0, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करा। देखिए, उसके बाद हाफ मार्क्स इस चीज का था और आधा मार्क्स इस चीज का था। और अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि पूछे जाएंगे किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। लेकिन उसके पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली होता क्या है। तो ब्रीफली अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहूं तो एक लाइन में आप ऐसे समझो, मैथमेटिकल में बता रहा हूं ये, कि मान लो कोई चार्ज Q यहां रखा हुआ है और उससे R दूरी पर ये कोई पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट पर अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बोले, ऐसे बोले कि यार इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का सबसे अच्छा तरीका ये, यहां पे आप +1 रखो और फोर्स लिख दो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम्स लॉ से लिखते, काम खत्म। तो कूलम्स लॉ से फोर्स लिखते K बड़ा वाला Q इंटू 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? KQ बाय R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस चार्ज Q। अगर Q पॉजिटिवली चार्ज है तो किधर आएगा? इधर की दिशा में। सेम डायरेक्शन वैसे ही लेना है, +1 रखना है और देख लेना है कि डायरेक्शन कैसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइंड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज KQ बाय R स्क्वायर। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड मैथमेटिकली इन द ब्रीफ। ठीक है क्या? चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग अ प्रॉपर डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर हमको लेना है और उसके बिहेवियर को हमको एक्सप्लेन करना है, एंड अ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी प्रेजेंस में कंडक्टर के बिहेवियर को स्टडी कर। देखो सबसे पहली बात, कंडक्टर होता क्या है?
कंडक्टर वो चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब वो इजीली पास करने देता है ताकि करंट का फ्लो बना रहे। अब आप ऐसे समझो कि मान लो किसी कंडक्टर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कोई न्यूट्रल कंडक्टर को, है ना। तो मान लो कि अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी अगर न्यूट्रल कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, न्यूट्रल कंडक्टर, मान लो ये कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है क्या, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस दिशा में है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है क्या, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है सब तरफ। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच में ले जाके मैंने क्या रख दिया, कंडक्टर। अब कंडक्टर है और न्यूट्रल है, तो क्या इसमें चार्ज जीरो है? नहीं, इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, इसलिए नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। बहुत अच्छे। अच्छा, कोई भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जो लगता है वो लगता है क्यू इंटू ई। हमने अभी अभी देखा, अगर कोई चार्ज क्यू है, ये पॉइंट पी है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर आर दूरी पर है, और कितना होता है, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, क्यू इंटू ई। अच्छा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम ही होती है। मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, अब यहां पर तो अंदर तो प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स पर तो इधर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, और नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स पर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स पर चार्ज फोर्स लगेगा इधर, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अगर ये फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहेगा तो सारे नेगेटिवली चार्ज यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे और सारे पॉजिटिवली चार्ज यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे। होगा नहीं होगा? और अगर ऐसा होगा तो इन चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये खुद के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं। और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये लोग डेवलप कर लेते हैं इस दिशा में, जिसे बोलते हैं ई इनसाइड। हाँ क्या ना? तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप कर लेते हैं इनसाइड। अच्छा, एक आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप करते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कितनी हो जाए, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ऑलवेज जीरो। हाँ क्या ना? ये चीज है। मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली कंडक्टर के अंदर खेल क्या है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो जो प्रोटॉन्स हैं उन पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, जबकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो इधर की दिशा में फोर्स लगेगा। अब अगर ऐसी कहानी है तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आके जमा हो जाएंगे और सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इधर आके जमा हो जाएंगे। तो इनके इस तरह से जमा होने पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जनरेट होती है। और उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, जीरो। अब क्या एग्जैक्टली उतनी ही बनेगी? हाँ, एग्जैक्टली उतनी ही बनेगी जितनी बाहर है। इसका रीजन है, रीजन क्या है कि जब तक, मान लो आप ऐसे समझो इस चीज को कि मान लो तुम नहीं मान रहे इस बात को कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हम कह रहे हैं कि ये वाली कम बन रही है, ये वाली ज्यादा है, एक्सटर्नल ज्यादा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो, अगर आपका मन है इसको ज्यादा मानने का तो आप मान लो, आप कहते हो वैसे करते हैं, ये एक्सटर्नल है। तो मैं बोल रहा हूं, आपने कहा कि यार हम तो ऐसे लिखेंगे कि अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्सटर्नल माइनस ई इनसाइड हो गई। बिल्कुल यही होगा। अब ये दोनों बराबर है, ये आप नहीं मान रहे, ठीक है, मत मानो। अगर ये नहीं होगा तो कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? और अगर इस दिशा में रहेगी तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स है, उन पर फिर से फोर्स लगेगा, और फिर से अगर फोर्स लगेगा तो प्रोटॉन और इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और इधर आएंगे। तो अगर वो संख्या बढ़ेगी तो और इधर की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये काम तब तक चलता रहेगा
जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाएं। मतलब कि इसको इसके बराबर होना ही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? जीरो होता है। दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है क्या? आई होप आपको ये पूरी कहानी, पूरी पिक्चर समझ में आई है। अच्छे से आप इसे समझें, एनालाइज करें और फिर देखते हैं कि बोर्ड में क्या लिखने पे मार्क्स मिलते। देखिए, कभी भी आपको कुछ नोट करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके और अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गए, पॉजिटिव चार्ज यहां, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इधर। फॉर कंडक्टर ड्यू टू इंडक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द स्लैब क्रिएटिंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट face internal electric field is equals to opposite external field, hence net electric field inside a conductor is zero। हमने जो एक्सप्लेन किया इन्होंने उसे शॉर्ट में लिख दिया। आधा मार्क्स ये बनाने का था, आधा मार्क्स ये लिखने का था। ठीक है क्या? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम, उनको 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है एयर में। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 along the line joining the two charges will the net electric field be zero। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी? सिमिलर टाइप का सवाल। क्यों? क्योंकि पहले हम लिखते थे k Q1 Q2 by r स्क्वायर, अब लिखेंगे k Q by r स्क्वायर। कहानी तो वही रहेगी। तो देखो, जैसे मान लो कि यहां पर कोई चार्ज है Q1, यहां पर कोई चार्ज है Q2, ये +1 माइक्रोकूलम है, ये +4 माइक्रोकूलम है। तो कौन सा रीजन होगा? क्या ये हो सकता है? क्या नहीं? अगर पॉजिटिव होगा दोनों रिपेल करेंगे, नेगेटिव होगा दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये हो सकता है? नहीं। पॉजिटिव होगा दोनों रिपेल करेंगे, नेगेटिव होगा दोनों अट्रैक्ट करेंगे। यही कहीं होना पड़ेगा। इस दूरी को x लिख दो, इस दूरी को 2 - x लिख दो। अगर इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब इस पर ई नेट अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा? ई नेट को जीरो कर देते हैं। इसकी वजह से किधर लगेगा? इधर। इसकी वजह से इधर। तो इसकी वजह से जो लिख रहा है वो लिख रहा हूं k Q1 is 1 upon r square that is x square, और इसकी वजह से k Q2 is 4 divided by 2 - x का होल स्क्वायर। k ने k को मार दिया और अंडर रूट ले लिया हमने, तो ये बच गया 1 - x, ये बच गया 2 divided by 2 - x। तो ये 2 - x ऊपर चला गया और ये बन गया 2x। तो x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया? 2/3 मीटर के बराबर। मतलब 1 कूलम वाले चार्ज से 1 माइक्रोकूलम, ये 4 माइक्रोकूलम कितनी दूरी पर रहेगा? 2/3 डिस्टेंस पर रहेगा। तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है क्या? नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया सीबीएसई ने। सेम तरीके से x दूरी मानी और वहां पर x और 2x लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर किया, इक्वेट किया और x की वैल्यू कितनी आई? 2/3 के बराबर। आधा मार्क्स ये करने का, आधा मार्क्स ये करने का, आधा मार्क्स ये और आधा मार्क्स फाइनल आंसर निकालने का था। 2 नंबर पे पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। बिल्कुल सेम तरीके का सवाल, बस वैल्यूज अलग। देखिए क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं। कौन कौन? एक है 1 माइक्रोकूलम, एक है 4 माइक्रोकूलम, जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और 1 माइक्रोकूलम को लाइन ज्वाइनिंग पर रखा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा? सिंपल सी बात है, यहीं पर रखेंगे, कैपिटल क्यू मानेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम। तो ये डिस्टेंस को x बोल दो, ये हो जाएगी कितनी? 30 - x। इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करेंगे तो लिखेंगे k Q by r स्क्वायर बराबर k Q by r स्क्वायर विच इज 30 - x का होल स्क्वायर। k ने k को कैंसिल कर दिया, अंडर रूट लेंगे, ये आएगा 1/x, ये आएगा 2/30 - x। तो 30 - x इज इक्वल्स टू 2x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहां से 1 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना होगा? 0 के बराबर होगा। नोट करिए अच्छे से, फिर इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं। देखिए इस प्रकार से इन्होंने करा। इन्होंने क्या करा है? उसको कन्वर्ट कर लिया है
सेंटीमीटर को मीटर्स में और फिर सॉल्व कर दिया, विच इज फाइन। ठीक है क्या? एट द एंड इट इज 10 सेंटीमीटर इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शून्य के बराबर होगा Q1। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग। मतलब एक रिंग ली मैंने, रिंग आप सब समझते हैं ना, जो कड़ा हम पहनते हैं उसका थोड़ा बड़ा वर्जन, या कड़ा भी एक रिंग है बेसिकली, हाथ में पहनने का कड़ा या चूड़ी, दैट इज अ रिंग। तो रिंग जो है उसकी रेडियस दे रखी है a, और आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। जैसे मान लो ये बोल क्या रहा है कि एक रिंग है, समझना इस बात को, ये रिंग है। अब ये रिंग कैसे है? ये तो मैंने इलिप्स टाइप बनाया नहीं, ये रिंग बेसिकली ऐसे गोला था और फिर उसको मैंने ऐसे कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो वो ऐसा ही तो दिखेगा, देखो इस प्रकार से, है ना। तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जिसका रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, इसका रेडियस है a, और इसके एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। मतलब ये एक्सियल पॉइंट है जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है। ऐसी रिंग है, देखो ऐसी रिंग थी, उसको ऐसे किया और ये वो एक्सिस है जिससे पास हो रहा है। तो ये जो रिंग है इसके इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, इस P पॉइंट की। ठीक है क्या? उसके बाद बताना है कि शो दैट फॉर पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूरी अगर हो जाएगी तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सिंपल। सबसे पहली बात, क्या अंतर है वो आपको इस बारे में समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि पॉइंट चार्जेस में और इनमें डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q, वो रखा हुआ है R दूरी पर, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो आप सभी को पता है वो हो जाता है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अलग चार्ज था तो आपने लिख दिया। अच्छा, यही मैं बोलता Q1 है और ये R1 है, तो आप क्या बोलते? यहां पर Q1 बोल देते, यहां पर R1 बोल देते। बहुत अच्छे। अच्छा, यहीं पे मैं बोलता दूसरा चार्ज है Q2 और उसकी दूरी है R2, तो यहां पर आप क्या बोलते? यहां पे प्लस कर देते, KQ2 बाय R2 स्क्वायर लिख देते। वेक्टोरियली जोड़ते हम, ऑफ कोर्स ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टोरियली हम जोड़ते, लेकिन प्लस माइनस हम चीज यही लिखते कि हमें वेक्टर एडिशन करना है भाई, है ना। तो अलग अलग जगह अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, मतलब टुकड़े हैं चार्जेस के, तो उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मुझे आता है, KQ बाय R स्क्वायर। लेकिन कोई रिंग हो गई, डिस्क हो गई, सॉलिड स्फीयर हो गया, मतलब कंटिन्यूअसली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब रिंग होगी तो उस पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट है ना चार्ज, हाँ क्या ना। तो इस कंटिन्यूअस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस चीजों के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। वो कैसे? कि मैं इस पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लूं और ऐसे मान लूं कि मैं इस रिंग के कर लूं इनफाइनाइट टुकड़े। क्या कर लूं? मैं इस रिंग के इनफाइनाइट टुकड़े कर लूं, और वो इनफाइनाइट टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने पर पूरी रिंग बन जानी चाहिए, ऐसा एलिमेंट मुझे लेना है। तो ये रिंग जो है उसके ये वाला पार्ट अगर मैं काट लूंगा और ऐसे छोटे 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 जोड़ने पर क्या पूरी रिंग बन जाएगी? हाँ। एक छोटे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा और उसे पूरे के लिए क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरा कंटिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो ये चार्ज मानता हूं मैं इसका dq, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय, अगर ये दूरी r है तो r स्क्वायर। ये फॉर द कंटिन्यूशन, और इसके लिए समेशन यूज करते हैं हम KQi बाय RI स्क्वायर। इसे लिख देते ना, I इज इक्वल टू 1 to 2, अगर दो चार्जेस है ज्यादा होते तो ज्यादा लिख देते। तो कभी भी डिस्क्रीट को सॉल्व करने का तरीका हमेशा हमेशा क्या होता है? समेशन होता है, और कंटिन्यूअस चीजों को सॉल्व करने का तरीका इंटीग्रेशन होता है। ध्यान से समझिएगा आप इस बात को, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स में आधे टाइम तो यही कंफ्यूजन रहता है कि यार इंटीग्रेशन लगाना कब है। आज मैं उसका तोड़ आपको बता रहा हूं कि कब लगाना है। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएं कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो इसको तो बहुत ज्यादा ये तो वेरी कर रहा है और इसके तो मुझे इनफाइनाइट टुकड़े करने पड़ेंगे तब मैं लिख पाऊंगा, तब आप इंटीग्रेशन यूज करें। और अगर डिस्क्रीट करना है तो समेशन इज यूज्ड, और फॉर कंटिन्यूअस इट इज इंटीग्रेशन इज यूज्ड। दिस इज वेयर यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। मैंने अच्छे से आपको इलैबोरेट करके समझाया ताकि आपको फील आए चीजों की।
अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एन पॉइंट ऑन द एक्सिस। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है क्या? इसके एक्सिस के पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए, तो अगर मैं इस P पॉइंट की बात करूं तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने यहां पर एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट लिया मैंने dl, इसकी जो रेडियस है वो a है और ये दूरी x मान लेते हैं, ठीक है? तो इस पर जो फोर्स लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इस दिशा में लगेगी, विच इज dl। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ऐसे ही एक एलिमेंट यहां भी होगा, जो फोर्स लगाएगा इस दिशा में dl, और इस दिशा में dl होगा, देखो वो मैं बनाता हूं दूसरे पेन से। देखिए, यहां पर भी एलिमेंट आएगा, वो इधर आएगा, उसका de बनेगा इधर, वो एंगल भी सेम थीटा बनेगा। तो ये एक कंपोनेंट तो इधर आएगा de cos थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा d sin थीटा। तो वो sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा दोनों का, और एक ही बचेगा de cos थीटा। अच्छा, 2d cos थीटा मैं नहीं लिख रहा क्योंकि फिर मैं आधी रिंग ही ले पाऊंगा। अगर मुझे पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है तो एक ही d से काम चल जाएगा, क्योंकि एक से पूरी रिंग कवर हो रही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखूंगा वो बेसिकली मैं लिखूंगा de cos थीटा के बराबर। जो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा वो मैं लिखूंगा de cos थीटा के बराबर। बहुत अच्छे। अब मेरा पूरा फोकस इस बात पे है कि मैं de लिख दूं। de कैसे लिखेंगे? de जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा, dq कौन है? इसका चार्ज, एलिमेंट का, छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिया है उस पर जो चार्जेस है दैट इज dq। अब वो dq कितना है ये हम निकाल सकते हैं। देखिए, वो dq लिखने का प्रयास करते हैं अपन, यहीं पे लिखता हूं मैं dq, है ना। पूरा चार्ज जो है, पूरा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ, वो सरफेस पर है, इस पूरी सरफेस पर ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस कितनी है? 2 पाई इंटू ए के बराबर, ए रेडियस है, 2 पाई इंटू ए पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि आप सीधा सीधा ऐसे समझो कि 2 पाई ए लेंथ पर कितना चार्ज है? Q। तो 1 पर कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, और dl पर कितना होगा? वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई ए इंटू dl, यही बराबर होगा किसके? dq के। तो Q डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू dl दैट इज बराबर dq। तो dq आ गया मेरा, यहां से इसे पुट कर देते हैं। अच्छा, cos थीटा कितना है? ये ट्रायंगल देखो, अगर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है x और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी dq पुट करते हैं ना, इसको इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन। तो de का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू k, dq की वैल्यू होगी q डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू आर स्क्वायर। आर कौन है? ये दूरी, ये दूरी कितनी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो दोनों पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी? 3/2 पावर। भाई एक पावर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1 और एक आधी इसकी, तो 3/2 हो जाएगी ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत अच्छे, ये दूरी है x। बात समझ में आया क्या? x डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इंटू dl भी है एक, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको तो इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से e, और dl कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 2 पाई a तक। ये लिमिट्स पुट कर दी इंटीग्रेशन की। तो यहां से जो e निकल के आया वो निकल के आएगा k q डिवाइडेड बाय 2 पाई a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और dl को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई, तो कितना आएगा? 2 पाई a के बराबर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस 2 पाई a ने इस 2 पाई a को मार दिया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बेसिकली आएगा KQX डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. एक्सियल पॉइंट पर किसी दूरी पर इतना होगा. अच्छे से आप इसे एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब आप ऐसे समझिए इसे कि अगला सवाल जो पूछा गया वो ये बोला गया कि अगर मैं x को बहुत बढ़ा दूं, x इज मच मच ग्रेटर देन a हो जाए, तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. देख लेते हैं. अगर x बहुत बड़ा हो गया तो ये a तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो E नेट आएगा वो बेसिकली लिख सकता हूं मैं KQX डिवाइडेड बाय x की पावर 2 और उसकी पावर 3/2. ए तो जीरो ही हो गया, अगर बहुत छोटा है तो इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे. तो पावर 3/2 दोनों दो को मार दिया, पावर 3 मतलब x क्यूब. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली KQ/x² आ गया. और क्या पॉइंट चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? हाँ, हमने देखा होता है. तो ये साबित हो जाता है कि अगर x बहुत बड़ा हो गया a से, तो इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज. ठीक है क्या? सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. आप अच्छे से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि सीबीएसई ने किस प्रकार से इसकी मार्किंग स्कीम सेट की थी. ठीक है क्या? तो देखते हैं सीबीएसई ने किस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम सेट की थी. देखिए, वही सबसे पहले रिंग बनाई, डायरेक्शन बनाया, डी कॉस थीटा और 0 से 2πr. आधा मार्क्स था ये डायग्राम बनाने का, और उसके बाद एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर दिया. अच्छा, इन्होंने जो किया वो किस तरह से इन्होंने सॉल्यूशन दिया. इन्होंने एक और चीज डिफाइन करी जिसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एक्चुअली क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ. अगर लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है क्या, तो जो dq है वो बेसिकली क्या हो गया? लैम्डा इंटू dl. तो जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q डिवाइडेड बाय लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना लेंथ है? 2πa के बराबर. यहां से देखिए ये लैम्डा की वैल्यू, और ये इन्होंने लिख भी रखा. तो वो सेम ही रिजल्ट आएगा. हमने बिना डेंसिटी के सॉल्व किया, और डेंसिटी वाला सॉल्यूशन ये है. दोनों सही है, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे, बस आपको स्टेप अच्छे से लिखनी होगी. क्लियर है क्या? अच्छे से आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया. डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड अ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ डज पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो क्या सवाल है. मैं ये कह रहा हूं कि जब तक वो कंडक्टर है ना, और उसके अंदर कुछ नहीं है, तब तो हमको पता ही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. एक बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? चार्ज इंड्यूस होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको हम ई इन बोलते हैं. ई नेट जो है वो हो जाता है ई आउटसाइड माइनस ई इन. मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाता है क्या? ई नॉट माइनस ई इन, और दोनों बराबर, तो हो जाता है जीरो. ये कंडक्टर में जब कुछ नहीं है. लेकिन क्या होता है जब इसमें डाइलेक्ट्रिक होता है? तो जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर की क्षमताओं को कमजोर कर देता है. तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इनसाइड के बराबर. मतलब ये प्रयास तो करेगा, नेगेटिव इधर जाएंगे ऑब्वियसली अगर अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है, और पॉजिटिव इधर रहेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट. अभी भी ये प्रयास तो करेगा जीरो करने का, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं कर पाएगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ जाएगा, दैट इज ई नॉट माइनस ई इन के. ठीक है क्या? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. दीज आर द डायग्राम्स विच यू हैव टू ड्रॉ. मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाता हूं इसका. देखिए किस तरह से बनाना था. इस तरह से प्रॉपर डायग्राम बना के आपको बताना था कि नो फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो फिर जीरो नहीं होगा, फिर फील्ड होगी. ठीक है क्या? और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, वो कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी. वो जो इनसाइड बोला उसको इन्होंने पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, और इस तरह से लिखा. चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं इसी पे बेस. देखिए अगला सवाल जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट. अब इसने बोला क्या है कि एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट लिया. अनचार्ज मतलब कैसी प्लेट है? न्यूट्रल प्लेट है. क्या न्यूट्रल का मतलब चार्ज जीरो?
अब तक तो हम ये बात अच्छे से सीख ही चुके हैं कि न्यूट्रल का मतलब चार्ज जीरो नहीं होता, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, मतलब नेट चार्ज जीरो होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें जीरो इलेक्ट्रॉन जीरो प्रोटॉन, ऐसा नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेट चार्ज जीरो हो रहा है। ये मतलब होता है न्यूट्रल का या अनचार्ज्ड का। तो ये एक प्लेट है विच इज अनचार्ज्ड, ठीक है क्या, और एक माइनस क्यू चार्ज रखा इसके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको बनाना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? तो सबसे पहले इस बात को आप ध्यान से समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होता है, मैपिंग इफेक्ट होता है चार्ज का। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द मैपिंग इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो चार्ज को मैप पे दिखाने के लिए हमने ऐसा मान लिया कि फील्ड लाइंस निकलती हैं सब तरफ, और उन फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करती है एट द डिफरेंट लोकेशंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब स्पेस में अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करती है। जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। और छोटी छोटी बातें जो हमको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। कैसे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और जाकर टर्मिनेट होती है किस में? नेगेटिव चार्ज में आके मिल जाती है। हाँ क्या ना? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से बनती है। कोई भी कभी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती है और नेगेटिव चार्ज में आके टर्मिनेट हो जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो फील्ड लाइंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर की दिशा में है तो अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करूं तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं और जाके मिलती हैं किस पे? नेगेटिव चार्ज पे। तो कुछ इस प्रकार की फील्ड लाइंस आपको बनती हुई दिखेंगी। पॉजिटिव से निकलेंगी और किस पे जाके मिलेंगी? नेगेटिव चार्ज पे। तो ये बेसिकली फील्ड लाइंस हैं किसके लिए? जब एक न्यूट्रल अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को रखा जाए नेगेटिवली चार्ज के पास, तब जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस प्रकार से बनेंगी। और ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अच्छे से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या मार्किंग स्कीम इसके लिए सेट करके दी थी। देखिए, वही नेगेटिव चार्ज बना रखा है, ये वही कंडक्टिंग प्लेट बना रखी है, नेगेटिव चार्ज और फील्ड लाइंस। ठीक है क्या? और इसी का एक नंबर था। अगर आप ये एरो नहीं बनाते तो आपका आधा मार्क्स काट लिया जाता, आधा मार्क्स आपको फिर भी मिल जाता। ठीक है क्या? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया। वही सेम सवाल फिर से पूछा गया जो रिंग का डेरिवेशन हमने किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सिस से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वही पूछा। किस टर्म्स में? चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। हमने तो दोनों ही देखे थे, चार्ज डेंसिटी भी और नॉर्मल भी। बेसिकली चार्ज डेंसिटी होता क्या है? देखिए, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली चार्ज डेंसिटी, अगर मैं बात करूं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, और वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। सवाल क्या पूछा गया कि एक थिन सर्कुलर रिंग रेडियस आर यूनिफॉर्म चार्ज so that linear charge density become lambda. Derive an expression for electric field at a point P at a distance x from it along the axis of the ring. एक रिंग माननी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से है और इसकी डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, और इससे कितनी दूरी पर, x दूरी पर कोई पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्या तरीका? सेम तरीका, सेम सवाल। आप क्या करेंगे? यहां पर एक एलिमेंट मानेंगे, इस एलिमेंट का चार्ज बोलेंगे dq, इसकी लेंथ है dl। तो ये जो dq होगा वो इस बार क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl के बराबर। हाँ क्या ना? और इस p पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय r स्क्वायर
r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये a है और ये x है। छोटा वाला डिस्टेंस रेडियस r है इस बार, तो छोटा वाला डिस्टेंस का रेडियस r ले लो, तो ये r स्क्वायर मतलब ये कैपिटल R स्क्वायर कर दो इसे, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, दिस है ना। तो dq को रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर। हाँ के ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे लिखोगे आप, k dq इज लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इतना, इनटू cos थीटा। cos थीटा का एक टर्म भी आएगा जहां पर ये थीटा होगा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये सेम काम हम कर चुके हैं पहले भी, लेकिन पहले हमने क्या करा था, इस लैम्डा को पहले ही लिख लिया था। लैम्डा बेसिकली क्या होता है, q डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू r के बराबर। ये वही कहानी है कि पूरा का पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितने पर है, इतने पर है, तो इतने पे कितना होगा। अब आप लैम्डा इंटू dl लिखेंगे तो dq ही मिलेगा जो पहले वाला था। सेम कहानी फिर से रिपीट, इट्स अ रिपीट टेलीकास्ट गाइस। मैं फिर से दिखाता हूं आपका इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन, सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए डी सबसे पहले मैंने लिखा डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन आपको ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखना बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये फॉर्मेटिंग कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे तो आपके मार्क्स स्टेप मार्किंग आपकी लूज करेंगे। जैसे डायग्राम इसका आधा मार्क्स था, ये चीज लिखने का आधा मार्क्स। अब आप ये पूरा नहीं लिखेंगे अगर इस तरह से, तो ये आधा मार्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक है क्या। उसी प्रकार से आगे बढ़ते देखिए, फिर उसके बाद कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कैंसिल आउट, डी cos थीटा को एलिमेंट लिखा, लैम्डा dl लिखा, लैम्डा को रिप्लेस किया एंड वी सॉल्व इट आउट। तो फिर से कहानी वही निकल के आई, तीनों के आधा आधा मार्क्स था। एंड दिस इज द फाइनल कंक्लूजन कि नेट चार्ज जो था वो कितना हो गया, लैम्डा इंटू 2 पाई। यही चीज हमने अभी लिखी थी, लैम्डा क्या लिखा था, q डिवाइडेड बाय 2 पाई r के बराबर टोटल चार्ज ऑन द रिंग, उससे रिप्लेस करके सॉल्व कर दिया, ठीक है क्या। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव करेगा, कब, जब बहुत दूर डिस्टेंस ले लेंगे हम उसकी रेडियस के कंपैरिजन में। तो इट्स अ सेम क्वेश्चन। डाइपोल से पूछे जाने वाले काफी सवाल सिमिलर है। अगर आप देखेंगे डाइपोल के सवालों में, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें काफी सवाल आपको मिलेंगे जिसमें डाइपोल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर या फिर इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट पर टॉर्क के बारे में डिस्कशन। तो इसे आराम से हम एक साथ ही देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डाइपोल, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली डाइपोल है क्या। तो डाइपोल बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं डाइपोल की, तो आप ऐसे समझिए कि डाइपोल एग्जैक्टली क्या होता है। डाइपोल इज व्हेन two similar charges of equal magnitude and opposite sign. There are two similar charges, one is q, another one is minus q, और वो एक certain distance d पर रखे हों, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल क्या होता है, when two similar charges of opposite nature are placed at a certain distance, then it is known as dipole. डाइपोल में एक चीज हम डिफाइन करते हैं जिसे बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। दैट डाइपोल मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसे डिनोट करते हैं हम बेसिकली p वेक्टर से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अगर ये वेक्टर है तो आप पूछेंगे फिर कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन इसका हम लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन होता है वो एक डाइपोल का डायरेक्शन होता है। तो क्या समझ में आया हमको कि डाइपोल क्या होता है, व्हेन टू सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, देन इट इज नोन एज डाइपोल। और डाइपोल मूवमेंट जो है वो q इंटू डी से डिफाइंड होता है। बहुत अच्छे। अच्छा, अब जो जनरली पूछा जाता है वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो वो हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के पॉइंट पर, अगर डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के लाइन पर अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी कहानी है, ये चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, बीच की दूरी जो है वो आप 2a मान लीजिए, बीच की दूरी जो है वो कितना मान लीजिए? 2a मान लीजिए। इसी लाइन पर आगे यहां पर r दूरी पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूंगा वो कंसीडर करूंगा, उसको लिख दूंगा ई क्यू, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, उसको बोल देंगे ई ऑफ माइनस क्यू। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो ई नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ई प्लस माइनस ऑफ ई माइनस, इसी तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, ई प्लस की अगर मैं बात करूं तो ई प्लस हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ई प्लस की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू को यहां से हम कॉमन ले लेंगे और ये निकल के आ जाएगा 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और इधर बन जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ क्या ना? अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने पर देखो क्या चीज बनेगी। फर्दर सॉल्व करने पर यह बनेगा के क्यू जो है वो कॉमन, आर प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो बनेगा 4ra के बराबर डिवाइडेड बाय 4ra के बराबर और डिवाइडेड बाय कितना बना? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब अगर मैं इसका डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो डाइपोल मूवमेंट जो है P वो कितना? Q इंटू वन ऑफ द चार्जेस, तो 2QA इज द डाइपोल मूवमेंट। तो इसको P से रिप्लेस कर दो E नेट को, तो जो E नेट आएगा वो बेसिकली आएगा K 2KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जो डाइपोल की दूरी है वो बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में? इस r के कंपैरिजन में। तो व्हेन r इज मच मच लेस देन, कंडीशन अप्लाई जो हम करेंगे वो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि r इज मच मच ग्रेटर देन 2a। तो ये अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा 2kp बाय r क्यूब के, यहां पे एक r भी आएगा, तो ये r2 और 2 की पावर बन जाएगा 4, एक r कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा r क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 2kp बाय r क्यूब के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2kp बाय r क्यूब आ गया, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल की डायरेक्शन भी इधर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों की सेम दिशा है, मतलब E एंड P आर इन सेम डायरेक्शन। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है। अच्छे से आप इसे एक बार नोट करिए, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है वो देखना जरूरी है। जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये वाला पॉइंट जो होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, तो बिल्कुल बीच से पास करे। ये 2a है, यहां से r दूरी पर इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, P पॉइंट की। अगर मैं P पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं तो ये ध्यान दें आप, ये वाला जो चार्ज है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लगाएगा? इस दिशा में, उसको मैं E प्लस ऑफ क्यू बोल रहा हूं, और ये वाला इधर लगाएगा, उसको E ऑफ माइनस क्यू बोल रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। दोनों सेम चार्जेस
और सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a है, ये r है, तो ये और ये दूरी बराबर होगी, तो सेम चार्जेस सेम दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इन दोनों का एक कंपोनेंट आएगा इधर e cos थीटा, साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2e cos थीटा के बराबर। तो अगर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2e cos थीटा। अगर वैल्यूज में पुट करूं तो 2e का वैल्यू k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये दूरी, और r स्क्वायर हो जाएगा कितना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर, तो वो r स्क्वायर बन चुका है। अगर cos थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2 के बराबर। क्लियर है क्या? अगर आपको ये बात समझ आई है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डाइपोल मूवमेंट लिखो तो P जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2Q इंटू ए के बराबर, उसे रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल की वजह से। बहुत अच्छे, लेकिन इसमें भी क्या हम अप्रोक्सीमेशन, हाँ अप्रोक्सीमेशन, अगर r मच मच ग्रेटर देन a हम मान लें तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसकी पावर r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया, r क्यूब बन गया वो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो बन जाएगा kp/r क्यूब। लेकिन यहां पर आपको देखने की जरूरत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आया वो इस दिशा में आया है, ई नेट, और जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है क्या? नहीं, डाइपोल की डायरेक्शन तो ये है P, तो P और E अपोजिट है, इसलिए एक नेगेटिव लगा दो यहां पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आता है, -kp/r क्यूब के बराबर। क्यों? क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से ये दिया जाता है। क्लियर है क्या? अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते। अब मैं तो कह रहा हूं कि ये 2 पार्ट आपसे सीबीएसई में पूछे जाते हैं, अगर आपसे कोई जनरल पॉइंट पर भी पूछ ले तो भी हम आंसर कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ जनरल पॉइंट, सीबीएसई में ऐसा नहीं पूछा है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आगे वाले सवालों में ऐसा आ जाए कभी आगे वाले वर्षों में तो कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ जनरल पॉइंट, अगर जनरल पॉइंट पर पूछे डाइपोल की वजह से तो क्या होगा, देखिए कैसे, ये -q है, ये +q है, ये दूरी 2a है, और यहां से r दूरी पर इस p पॉइंट पर अगर आपसे पूछता है तो क्या होगा। तो p पॉइंट पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, तो p वेक्टर ऐसा, ये एंगल थीटा है तो इधर का कंपोनेंट बोल दो p cos थीटा और इधर का कंपोनेंट कर लो p sin थीटा। इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर इस p cos थीटा की वजह से वो इसी दिशा में आएगा, 2kp cos थीटा/r स्क्वायर, और इस p sin थीटा, अब ये p sin थीटा क्या हो गया, इक्वेटोरियल, और ये क्या हो गया, एक्सियल, तो एक्सियल की वजह से 2kp cos थीटा/r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल की वजह से लिखेंगे, पलट के लिखेंगे क्योंकि माइनस भी होता है, अपोजिट दिशा में बनता है, kp sin थीटा/r क्यूब, ये भी r क्यूब, 2kp cos थीटा/r क्यूब के बराबर। क्लियर है? तो ये बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब अगर मैं लिखूं E अलोंग, तो अलोंग जो होगा वो बनेगा 2kp cos थीटा/r क्यूब, और अगर परपेंडिकुलर वाला E लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा kp, 2 नहीं आएगा, kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है अंडर रूट ऑफ E अलोंग का होल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस
केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। देखो 2 केपी बाय आर क्यूब, 2 केपी बाय आर क्यूब, केपी बाय आर क्यूब कॉमन है, उनका होल स्क्वायर है, तो उसे बाहर ले लो, वो बाहर निकल के आ जाएगा। कितना बनेगा? वो बनेगा केपी बाय आर क्यूब, केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट में, साथ में ये 2 है, उसका स्क्वायर है तो बनेगा 4, दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन के आ जाएगा केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी जनरल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से, वो आएगा केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी भी जनरल पॉइंट पर निकाला गया डाइपोल की वजह से। आपसे सीबीएसई में सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको जनरल पॉइंट पर भी बता दिया ताकि अगर कभी सवाल बने तो आप उसे गलत ना कर पाए। भाई कर रहे हैं तो साथ में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा एनालिसिस था। अब हम बात करते हैं कि अगर इस डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा। तो बात करते हैं व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो क्या होगा। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखा गया तो क्या होगा। सिंपल सी बात आप समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल को रखा गया। डाइपोल कैसे, डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच की दूरी डी। तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 है? देख लेते हैं। इस पर फोर्स लगेगा इधर Q इंटू ई, इस पर फोर्स लगेगा इधर Q इंटू ई। नेट फोर्स जो है वो बिल्कुल 0 है। तो अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, बिल्कुल अगर इस तरह से रखा जाए। अगर नेट टॉर्क भी क्या 0 है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए डाइपोल को थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया तो डाइपोल ऐसा बन जाएगा, Q ये माइनस Q, बीच की दूरी मान लो L है, तो इस पर अब फोर्स जो लगने लगेगा वो इधर लगने लगेगा, Q इंटू ई पर लगेगा माइनस Q इंटू ई। अभी भी क्या नेट फोर्स 0 है? हाँ, लेकिन क्या नेट टॉर्क भी 0 है क्या? नहीं, नेट टॉर्क नॉन 0 है। तो व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता। इनफैक्ट वो नेट टॉर्क हम निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल रोटेशन की एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो क्या इसका मतलब ये होता है क्या कि उस बॉडी पर नेट टॉर्क 0? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन है तो उसे दूर कर लें। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस पर नेट टॉर्क भी 0। एग्जाम्पल आपके सामने, लेकिन यह जरूर तय है कि टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। मतलब अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो टॉर्क होगा वो सेम होगा, ये जरूरी है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो वो टॉर्क एक बार हम निकाल लेते हैं। आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं। देखिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, जैसे इसी का लेते हैं हम और टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं इसी पॉइंट के अबाउट निकाल लो। तो इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालेंगे, ये एंगल थीटा। तो बेसिकली टॉर्क अबाउट ये O पॉइंट है, अबाउट O। तो टॉर्क अबाउट O एग्जैक्टली होगा क्या? इस O के अबाउट टॉर्क, ये L/2 डिस्टेंस, बेसिकली टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F होता है ना?
आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज बेसिकली टॉर्क। तो उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। आर वेक्टर देखो क्या होगा, ये L/2 आर क्रॉस एफ, तो ये हो जाएगा L/2 और कौन सा लोगे, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ लिख दे सीधा, तो ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा, तो L/2 साइन थीटा इंटू क्यू ई, और देखो आर क्रॉस एफ कैसा आएगा, क्रॉस आएगा, तो ये क्रॉस हो गया, प्लस इस वाले फोर्स का भी क्या आएगा, क्रॉस ही आएगा, देखो आर क्रॉस एफ, तो ये भी क्रॉस आया, ये भी कितना हो जाएगा L/2 साइन थीटा इंटू क्यू ई, और डायरेक्शन इसका भी कैसा, क्रॉस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टॉर्क अबाउट ओ जो है वो हो जाएगा QEL/2 इंटू साइन थीटा, बाय 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 बन जाएगा, QEL साइन थीटा। अगर मैं ध्यान से देखो तो डाइपोल मूवमेंट अगर मैं बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, Q इंटू एल, क्योंकि डिस्टेंस अभी L है, तो Q इंटू एल को डाइपोल मूवमेंट लिख लो, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा के बराबर, और अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा P क्रॉस E। तो अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जो टॉर्क जनरेट होता है वो कितना होता है, P क्रॉस E के बराबर, इस प्रकार से। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो जो टॉर्क जनरेट हुआ वो जनरेट हुआ P क्रॉस E, दैट इज P साइन थीटा, और वो बेसिकली बराबर आता है P क्रॉस E के क्रॉस प्रोडक्ट, वो साइन थीटा के बराबर आएगा, टॉर्क R क्रॉस F होता है। क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अ टॉर्क व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम बात करते हैं कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन वो जानने के पहले सबसे पहले ये तो पता लगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी चीज को, अगर किसी पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए और वो अपनी पोजीशन पर फिर से आ जाए, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर किसी पार्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को अपने प्लेस से डिस्प्लेस किया जाए और वो अपनी पोजीशन फिर से रीगेन कर ले, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल बोलते हैं, और अगर रीगेन ना करे तो अनस्टेबल बोलते हैं। तो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा, देखो देखो ये डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने डाइपोल प्लेस किया इस प्रकार से, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, बीच की दूरी जो है वो मान लो L के बराबर है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा Q इंटू ई, और इस पर फोर्स लगेगा इधर Q इंटू ई। पहले ये जो डाइपोल था वो ऐसे रखा हुआ था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और बाद में मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो जब मैंने इसे शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने के बाद क्या ये अपनी पोजीशन रीगेन करेगा? ध्यान से देखो, इसका टॉर्क क्रॉस आता है, और क्रॉस आता है तो ये फिर से ऐसे घूमेगा, तो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन पर फिर से लौट रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब जब डाइपोल को ऐसे रखा जाएगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। अच्छा, कौन सा एंगल रहेगा P और E के बीच? तो मुझे P और E देखने पड़ेंगे। P का डायरेक्शन तो यार ये रहा, और E का डायरेक्शन तो मैंने बना ही रखा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो P और E के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन P एंड E जो है वो 0 है, क्योंकि E इस डायरेक्शन में, P भी इस डायरेक्शन में है, तो जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर। अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी? अगर मैं बात करूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अनस्टेबल में इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और मेरी डाइपोल जो है वो मान लो अब इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ये मेरा Q, ये मेरा माइनस Q। तो अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये माइनस Q, ये प्लस Q, और इस पर अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूं तो इस पे फोर्स लगेगा इधर Q इंटू ई, इस पे फोर्स लगेगा इधर Q इंटू ई। टॉर्क की बात करूं तो आ जाएगा R क्रॉस F डॉट, इधर भी R क्रॉस F डॉट, तो मतलब ये ऐसे घूमेगा, और अगर ये इस तरह से घूमा है तो ये अपनी पोजीशन को फिर से रीगेन नहीं कर रहा है, और अगर अपनी पोजीशन पर फिर से नहीं जा रहा है तो कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो P और E के बीच का एंगल देख लेते हैं। E मैंने बना रखा है P नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बीच का एंगल 180 डिग्री,
तो एंगल बिटवीन P एंड E जो है वो 180 डिग्री है, तो टॉर्क जो है वो बेसिकली PE साइन 180 डिग्री और साइन 180 की वैल्यू 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा जब वो इस पोजीशन पर है। तो ऐसे रखेंगे तो टॉर्क आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। क्लियर है क्या? तो ये वो कंडीशंस हैं जब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है डाइपोल में। अच्छे से नोट कर लीजिए आप पूरा, फिर हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए रिवाइज एफिशिएंटली विद व्यास, हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं विच इज लॉन्चिंग ऑन 14th ऑफ जनवरी 2021। क्या क्या मिलने वाला है आपको इस कोर्स में? इस कोर्स में आपको मिलने वाला है क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स। आपके बोर्ड के एनसीईआरटी टॉपिक्स के बिल्कुल क्विकली आप उसे रिवाइज कर पाएंगे इस कोर्स के साथ। और क्या मिलेगा आपको इसमें? आपको मिलेंगे 5 गेस्ट पेपर्स। बेसिकली जैसा कि आपने देखा कि रिपीटेटिवली सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी आइडिया पे बेस्ड हमने 5 गेस्ट पेपर्स रेडी किए हैं स्पेशली आपके लिए। और क्या मिलेगा आपको? बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर राइटिंग द एग्जाम। बोर्ड के पेपर में यह भी महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से उसे लिखते हैं। वो जो स्टेप वाइज मार्किंग है वो बहुत अच्छी है और वो सीखना भी इंपॉर्टेंट है। यह भी आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। ये जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपकी नीड्स को देखते हुए, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम और प्रॉपर फॉर्मेटिंग को समझते हुए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जैक्टली बोर्ड में पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल फटाफट। और इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 2499, लेकिन अगर आप अर्ली रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलता है 60% डिस्काउंट और ये कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा 999 में। मोर डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर। देखिए क्या सवाल पूछा गया। पहला ही सवाल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है और लेंथ 2a है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी बतानी है। तो सेम कहानी जो अभी हमने करी इक्वेटोरियल लाइन के लिए, वही कहानी करी जाएगी। देखिए मैं बताता हूं सीबीएसई ने किस प्रकार से मार्किंग डिसाइड की। पहले इसका डायग्राम बनाया, इस डायग्राम का 1 मार्क्स था। उसके बाद इस प्लस क्यू की वजह से इधर और इस माइनस क्यू की वजह से इधर नेट आएगा इधर, दैट इज 2e cos थीटा के बराबर, वो लिखा जाएगा अगले स्टेप में। देखिए ये अगले स्टेप में दोनों को ऐड करके 2e cos थीटा बनेगा। डाइपोल को अगर हम P is equals to 2Q into A लिखेंगे और उसको कंबाइन करके लिख देंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अगर इसमें मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं और A को बहुत छोटा मान लूं R से, तो वही टर्म बनने लग जाएगी, दैट इज माइनस KP/R³ के बराबर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आधा मार्क्स था, इसका आधा मार्क्स, इसका आधा मार्क्स, और ये मिला के बना 3 मार्क का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए फिर से वही सवाल कि टॉर्क निकालना है। इस बार क्या बताना है डाइपोल का? डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, जिसका डाइपोल मूवमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। तो टॉर्क की कैलकुलेशन देखिए, सेम एक्सप्रेशन लिखने का 1.5 मार्क्स था। उसके बाद देखिए किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में ली थी और इन्होंने ऊपर की दिशा में ली, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्स इधर इधर लगने लगेंगे। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? R क्रॉस F, वही R क्रॉस F कर रखा है, R वेक्टर 2a साइन थीटा के बराबर, तो PE साइन थीटा बन गया। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो P क्रॉस E, इसका भी आधा मार्क्स था। तो अगर आपने ये लास्ट में नहीं लिखा है वेक्टर फॉर्म करके तो ये मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। फिर से वही सवाल जिसमें टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, और उसका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताना है। या फिर या तो ये अटेम्प्ट कर लीजिए, और मैं आपसे क्या पूछा कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से क्या होगी। तो अगर आपको एक्सियल पॉइंट पर निकालनी, सबसे पहले तो टॉर्क का एक्सप्रेशन जो कि सेम रहने वाला है। देखिए वही सेम डेरिवेशन, फिर से टॉर्क का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डाइपोल जिसके बीच की दूरी 2a, एंगल थीटा, ये इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, फोर्स का एक्सप्रेशन वही टॉर्क बराबर P क्रॉस E बनेगा। अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करूं तो एक्सियल पॉइंट में वही प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, इससे दूरी R माइनस है, दोनों लिख लिए, नेट लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया, तो वापस से आ गया कितना 2kP/R³ के बराबर।
अगर हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज k के बराबर होता है। तो सेम डेरिवेशन फिर से कर रखा है। अगला सवाल जो पूछा गया वो ये है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का अभी अभी हमने किया है, सेम तरीके से फिर से देखिए आप, वही सेम इक्वेटोरियल लाइन पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस बार इधर p वेक्टर इधर है, e वेक्टर इधर है, वही सेम कहानी फिर से रिपीट टेलीकास्ट सेम चीजों का। फिर से सवाल पूछा गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, और ओरिएंटेशन बताना है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या सीखा था हमने कि अपनी पोजीशन को फिर से रिगेन करे थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो वैल्यू होती है, जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री p और e के बीच में। वही कहानी टॉर्क निकाला स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, थीटा को बोला 0 डिग्री और वो वैल्यू निकाल दी। अच्छा फिर से देखिए सवाल, फिर से वही सवाल, डाइपोल मूवमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका एंगल जो है वो थीटा है, एक्सप्रेशन बताना है टॉर्क का, और टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब हाफ ऑफ द मैक्सिमम होगा। सिंपल सी कहानी आप ऐसे समझो कि जो टॉर्क है मेरा वो होता है P क्रॉस E। अगर मैं मैग्नीट्यूड पे जाऊं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है PE साइन थीटा के बराबर, ठीक है क्या। अब अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम होना चाहती है तो टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को होना पड़ेगा 1 के बराबर, थीटा को होना पड़ेगा कितना, 90 के बराबर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, PE के बराबर। तो जो टॉर्क है वो बेसिकली किसके बराबर है, PE के बराबर है, और थीटा वो कितना है, 90 डिग्री है, तब ये मैक्सिमम होगा। अगर हाफ ऑफ द मैक्सिमम की मैं बात करूं तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब हो पाएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाए। मतलब सेकेंड पार्ट के लिए साइन थीटा को होना पड़ेगा 1/2, उसके लिए थीटा कितना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री के लिए टॉर्क जो है वो कितना आ जाएगा, PE sin 30, that comes out to be PE/2। तो जो टॉर्क है वो PE/2 हाफ कितने एंगल पे होगा, 30 डिग्री पर, और मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर। इस तरीके से आपको इसको फर्दर सॉल्व करना था। देखते हैं किस तरह से सीबीएसई ने इसकी मार्किंग डिसाइड की है। सबसे पहले वही वापस से टॉर्क का डेरिवेशन, आधा मार्क आधा मार्क आधा मार्क, और उसके बाद देखिए मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री और हाफ 30 डिग्री, इसका भी आधा आधा मार्क्स मिल जाता अगर आप इतना सा भी लिख देते तो। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं डाइपोल पे बेस। देखिए ये सवाल, दो स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है जो कि ए बी है और सी डी है। ए बी इज वन ऑफ द डाइपोल, सी डी इज वन ऑफ द डाइपोल। तो ये जो डाइपोल है इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो कि एक्स दिशा में है। एक्स दिशा में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मूवमेंट्स को अरेंज कर रखा है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल निकालना है कि नेट डाइपोल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा और डाइपोल मूवमेंट का अरेंजमेंट क्या होगा। कुल मिला के नेट डाइपोल मूवमेंट पहले हम निकालते हैं, उसके बाद नेट टॉर्क की बात करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कुल मिला के कहानी यह है कि डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक पी तो इधर बनेगा और एक पी बनेगा इधर। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो पी नेट कुछ यहां से निकलेगा, ठीक है क्या। अब दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के और बीच का एंगल 120 डिग्री, तो नेट वेक्टर सम जो होता है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, तो ये वैल्यू -1/2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर एंड -1/2। इस दो ने इस दो को मार दिया, ये -p स्क्वायर बना, तो ये नेट निकल गया अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, मतलब p नेट का वैल्यू p के बराबर। मतलब जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया। उसका डायरेक्शन होगा इस प्रकार से। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं, हमको अच्छा लगेगा। रब कर रहा हूं मैं इसे, देखिए अगर मैं एक और तरीके की बात करूं तो एक और तरीका किस तरह से कर सकते हैं हम इसे। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की कुछ कहानी है
तो आप इनके कंपोनेंट ब्रेक कर लें। मतलब ये जो कहानी है वो कुछ ये है कि एक P इधर है और एक P इधर है ना, और ये वाला एंगल तो 90 है, पूरा 120 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये भी P है और ये भी P है। अब इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लो। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस P का वो हो जाएगा P sin थीटा के बराबर, दैट इज P/2, और ये वाला हो जाएगा P cos थीटा के बराबर, दैट इज √3P/2 के बराबर। तो ये दोनों जो वेक्टर निकल के आएगा वो वेक्टर निकल के आएगा, इधर की दिशा में P है, इधर की दिशा में हो जाएगा P/2 क्योंकि दिस माइनस दिस होगा, और इधर की दिशा में होगा √3P/2। तो जो नेट P है वो इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज P नेट, और P नेट जो है वो अगर अपने को निकालना है तो वो आ जाएगा √(a² + b² का होल स्क्वायर, दैट इज P/2 का होल स्क्वायर प्लस √3P/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो कहानी है वो निकल के आएगी P²/4 और ये बनेगा 3P²/4, दोनों को ऐड करेंगे बनेगा 4P²/4, तो ये बन जाएगा P² और √(P² इज P, तो नेट P क्या आ जाएगा, फिर से P के बराबर ही आएगा। अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं थीटा, तो ये थीटा भी मैं निकाल सकता हूं। tan थीटा जो होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, P/2 डिवाइडेड बाय √3P/2 के। तो ये क्वांटिटी आएगी 1/√3 के बराबर, तो थीटा आएगा मेरा 30 डिग्री। tan थीटा अगर 1/√3 होता है तो थीटा कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये एंगल मेरा निकल गया 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री, और यही मुझे निकालना था। तो कुल मिला के चीजों को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अच्छा, अगला सवाल पूछा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो नेट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, आप इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो, वरना फिर मैं इसे रब कर रहा हूं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा वाला पार्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी नेट का जो डायरेक्शन है वो इससे 30 डिग्री एंगल पर है, तो ये मेरा पी नेट है और इसका डायरेक्ट एंगल जो है वो 30 डिग्री है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P। तो अगर नेट टॉर्क की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा PE sin थीटा के बराबर, तो PE sin 30, तो ये हो जाएगा PE/2 के बराबर। तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी कम्स आउट टू बी PE/2। तो बॉडी पर जो नेट टॉर्क लग रहा होगा इसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, PE/2 के बराबर होगा, और डायरेक्शन भी बताना था। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, P क्रॉस E से, P की तरफ अपना हाथ कीजिए। कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हो तो हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करिए। पहले अपने हाथ को करिए P की तरफ और घुमा दीजिए E की तरफ, द थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड PE/2 एंड डायरेक्शन इज क्रॉस। इस तरह से सवाल आपको सॉल्व करना था। क्लियर है क्या? तो चीजें करने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट विल बी द सेम। अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए। फिर इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं हम, किस तरह से सीबीएसई ने इसकी मार्किंग स्कीम डिसाइड करी थी। तो आइए देखते हैं मार्किंग स्कीम किस तरह से मार्किंग स्कीम थी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल लिखने का 1.5 नंबर था और नेट टॉर्क निकालने का 1.5 नंबर था। सेम डायग्राम, अगर आपने यही डायग्राम बनाया है तो 1/2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद वही P निकाल रखा है जैसे अपन ने निकाला था 120 डिग्री, और नेट P जो है वो P के बराबर आ गया। 60 डिग्री P1 से बना रहा है, अल्फा 30 डिग्री निकाल दिया इन्होंने, और उसके बाद टॉर्क निकाल दिया 1/2 P के बराबर। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब -z। क्रॉस मतलब क्या, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर -z डायरेक्शन। इसका पूरे का 1 नंबर था, मतलब अगर आप डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये इतना करने पर आपको 3 मार्क कंप्लीटली मिलेंगे। ठीक है क्या? तो ये बेसिकली आपका पोर्शन है जो हमने डाइपोल से रिलेटेड सवाल देखे।